तो ब्रांच अकाउंटिंग में आज पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में अपन कर चुके हैं ब्रांच डेटर्स मेथड, जिसके 3 केसेस हम सॉल्व कर चुके हैं। फोर्थ केस हमारे पास है व्हेन गुड्स सेंड टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस, जिसे हम इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं। यानी यहाँ पर एक पॉइंट ये आएगा कि हम जब ब्रांच को कोई गुड्स सेंड कर रहे हैं, तो अगर उस गुड्स की कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपीज है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें प्लस करेंगे कुछ प्रॉफिट। हेड ऑफिस क्या करेगा, कुछ प्रॉफिट इसमें ऐड करेगा। मान लेते हैं वो 20% प्रॉफिट ऐड करेगा। 100 का 20% 120 हो जाएगा, तो 120 रुपए में वो क्या करेगा, ब्रांच को अपना गुड्स देगा। ठीक है, तो यहां पर ब्रांच को जो 120 में जो गुड्स मिलेगा, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। जब कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि हम जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं वो कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट पर है, या 25 या 30 वॉट जो भी परसेंटेज है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्पैच कर रहे हैं गुड्स। तो आपको ये देखना है कि प्रॉफिट किस में ऐड हुआ, प्रॉफिट गुड्स में ऐड हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गुड्स को क्या करना है, जितने भी गुड्स की कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यानी जिसमें भी गुड्स होता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, और लास्ट में एक और होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच, लेकिन ये क्या है, रिटर्न वाला। गुड्स सेंड टू ब्रांच दो होते हैं, एक तो जो रियल में सेंड होता है और एक जो सेंड किया हुआ गुड्स वापस रिटर्न होता है, तो उसको भी गुड्स सेंड टू ब्रांच ही बोलते हैं। तो ये 4 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें गुड्स होता है। बाकी एलिमेंट में गुड्स नहीं होता, क्योंकि बाकी एलिमेंट या तो डेटर होते हैं, या पेटी कैश होता है, या अपना क्या होता है, कैश सेल्स होता है। तो कैश सेल्स में तो वैसे ही क्या होता है, गुड्स तो होता है पर प्रॉफिट तो होगा ही होगा, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। या फिर एक्सपेंडिचर होता है। तो जो प्रॉपर जो गुड्स होता है जिसको हम कॉस्ट प्राइस पर दिखाते हैं, वो ये 4 कैटेगरी होती है, ओपनिंग, क्लोजिंग, गुड्स सेंड टू ब्रांच, सेंड वाला और रिटर्न वाला। तो हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि उसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है। तो देखो ऑब्वियस बात है कि अगर मान लेते हैं कि हमारा ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं 1000 रुपीज का कॉस्ट प्राइस था, प्लस 20% उसमें प्रॉफिट, यानी कि 200 रुपए का उसमें प्रॉफिट था, तो हमें ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन होगा 1200 रुपए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1200 रुपीज है, ये जो 1200 रुपीज है, ये इक्वलेंट है 120% के इक्वलेंट है। ये बिल्कुल सही है, हम कह सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपीज जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 100% है, 200 रुपीज जो प्रॉफिट है वो 20% है। तो दोनों को ऐड करके 100% प्लस 20% को ऐड करके हमने 1200 रुपीज हमें मिला, दैट इज इक्वलेंट टू 120%, दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट को हमें 100 मान के चलना है। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रॉफिट जो 20% है वो कितना होगा, तो हम उसको x मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहां पर जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 1200 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 से, और जो 120 होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें प्रॉफिट दिया हुआ होगा, हमें फॉर्मूला लगाना है इनवॉइस प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, हमेशा हमें ये फॉर्मूला लगा के चलना होगा। जब भी हमें फॉर्मूला लगाना होगा कि हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा इनवॉइस या सेलिंग प्राइस। ठीक है, इनवॉइस या सेलिंग प्राइस हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको थोड़ा नीचे बता देता हूं एक बार। इनवॉइस या सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट और डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो देखो ऊपर की इक्वेशन बन जाएगी, इनवॉइस प्राइस हमारी 1200 रुपए है, रेट हमारा इंटू में 20% है, और 100 प्लस 20 करूंगा तो 120 हो जाएगा। तो जब भी प्रॉफिट की बात आएगी तो रेट अपॉन 100 हमें रखना है। इन चारों में, ओपनिंग स्टॉक में भी, क्लोजिंग स्टॉक में भी, गुड्स सेंड टू ब्रांच में भी, और गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच में भी।
ठीक है, ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन के थ्रू हम करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन हमारे पास है, अल्पना एंड कंपनी हैज इट्स ब्रांच एट अजमेर। अल्पना जो एंड कंपनी है उसकी एक ब्रांच अजमेर में है, और कंपनी क्या करती है, गुड्स सप्लाई करती है टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। आ गया यहाँ पे कि जो हम माल देते हैं ब्रांच को वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, प्लस उसमें 25% हम प्रॉफिट जोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट को हम 100 मानते हैं, प्रॉफिट हमारा 25 हो जाएगा, तो 125 के बराबर होगा। तो यानी यहां पर जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इनवॉइस प्राइस इनटू 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 25 यानी कि 125 हमें लगाना है। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर रेमिटेड बाय हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस ही सारे खर्चे उठा रहा है तो मेमोरेंडम कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। मेमोरेंडम कैश अकाउंट वहां बनेगा जहां ब्रांच अपने खर्चे खुद करेगा। ठीक है, उसके बाद ब्रांच के कुछ ट्रांजेक्शन है वो हमें दिए हुए हैं। ओपनिंग स्टॉक 4000 का है, ऑब्वियस बात है ये इनवॉइस प्राइस है। क्यों, क्योंकि हम ओपनिंग स्टॉक और जो क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास होगा तो ब्रांच को तो एक तरीके से कॉस्ट का पता ही नहीं है, तभी हेड ऑफिस क्या करता है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके भेजता है। तो ब्रांच को नहीं पता होता कि 25% जुड़ा हुआ है या 20% जुड़ा हुआ है, ये हेड ऑफिस का काम है, और अकाउंटिंग भी हेड ऑफिस ही करता है। तो जो ब्रांच के पास जो स्टॉक होगा उसको हम इनवॉइस प्राइस पर शो करेंगे। तो एक तो ओपनिंग स्टॉक 4000 हमें इसका ट्रीटमेंट करना है, दूसरा ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग डेटर्स है, इसका कोई इस इनवॉइस प्राइस से लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल एज इट इज जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये हमारा इनवॉइस प्राइस है, जहां जहां पर गुड्स होगा हमें केवल उसको लेना है। कैश सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस गिवन है, ये सारे वो एलिमेंट है जो नॉर्मली होते हैं, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हमें गिवन है। तो यानी कि अगर डेटर का कोई एलिमेंट हमें दे रखा है एक्स्ट्रा ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा, तो कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग होगा। ठीक है, उसके बाद बैड डेट्स दिया हुआ है, बैड डेट्स यानी ये भी डेटर का है, डिस्काउंट अलाउड ये भी डेटर का है, रिटर्न बाय ब्रांच ये देखो ये इनवॉइस प्राइस है जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया है, इसमें हमें एडजस्टमेंट करना है, और क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, इसमें हमें एडजस्टमेंट करना है। लेकिन हमें क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ, तो हो सकता है क्लोजिंग डेटर ना हो, लेकिन हमें क्या करना है, पहले अकाउंट बना के चेक करना पड़ेगा कि क्लोजिंग डेटर है या नहीं। ब्रांच बिल्डिंग हमें दे रखी है ओपनिंग में 4800, और बिल्डिंग पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो वो क्लोजिंग आ जाएगा, और फिर हमें ब्रांच अकाउंट बना के चलना है। तो जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम एक बार डेटर अकाउंट बना लेते हैं, ताकि अगर डेटर में अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो वो हमें पता चल जाए। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट के से पहले हमें वर्किंग नोट बनाना होगा, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स हमारा असेट्स है, असेट्स होता है डेबिट, तो डेबिट साइड तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी ओपनिंग प्लस इंक्रीज। तो टू बैलेंस बीडी, तो ओपनिंग डेटर्स हमें क्वेश्चन में 12000 के दिए हैं 12000, और टू सेल्स जो कि क्रेडिट होनी चाहिए, तो क्रेडिट सेल्स दे रखी है 38,880 की। तो दो एलिमेंट हमारे डेबिट में आते हैं, इसके अलावा जो भी डेटर्स के एलिमेंट होंगे सारे क्रेडिट में आएंगे, क्योंकि सबकी वजह से क्या होगा, हमारा डेटर कम होगा। जैसे नीचे दिया हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 24,000, तो बाय कैश या बैंक लिख सकते हैं 24,000, इससे हमारा डेटर कम हो जाएगा। बैड डेट्स, तो बैड डेट से भी हमारा डेटर क्या होगा, कम होगा, जो पैसे डूब गए वो अब नहीं मिलेंगे 4,000 रुपीज। उसके बाद अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट से भी क्या होगा, हमारा डेटर कम होगा, तो 2,880 हमारा ये डेटर कम हो जाएगा। अगर कोई सेल्स रिटर्न हुआ है तो वो तो क्वेश्चन में कहीं पर भी सेल्स रिटर्न नहीं है, वो रिटर्न बाय ब्रांच है, यानी ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया है, कस्टमर तक तो डेटर तक तो वो माल पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो जो डेटर से रिलेटेड था वर्क वो हमने यहाँ पे कर लिया। तो अब यहाँ पर देखो बैलेंसिंग फिगर क्या बचता है हमारे पास, तो 12,000 और 38,880 को अगर दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 50,880। ठीक है, 50,880 हमारे पास आ जाएगा। तो ये तो टोटल आ गया इसका 50,880
क्रेडिट में भी यही लिखेंगे 50,880। बाकी की जो वैल्यू बचेगी उसे हम बोल देंगे बाय बैलेंस सी डी, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस था। तो 880 तो कैंसिल हो ही जाएगा। 24 प्लस 4 28 और 2 हो जाएगा 30,000। तो 50 में से 30 जाएगा तो 20,000 का बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा। तो जो मिसिंग वैल्यू थी वो हमने निकाल ली। अब उसके बाद जो हमारा मेन एलिमेंट है उस पे आ जाओ, यानी कि ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट बनाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने बनाया था पहले। तो देखो, टू ओपनिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं, ब्रांच स्टॉक। ओपनिंग और हेड ऑफिस टू ब्रांच हमारा डेबिट साइड आएगा। तो 4,000 का ये आ गया। ओपनिंग डेटर्स तो टू ब्रांच डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस सारे डेबिट में 12,000। गुड्स एंड टू ब्रांच ये भी डेबिट में। जो भी हेड ऑफिस से ब्रांच को जाएगा डेबिट में 40,000। उसके बाद कैश सेल्स, कैश सेल्स का पैसा तो ब्रांच हेड ऑफिस को देगी, तो बाय बैंक में आएगा। दो वैल्यू आएगी, एक तो कैश सेल्स 40,000 और एक जो हमें डेटर से मिला 24,000। तो टोटल 64,000 का कैश हमें मिला। उसके बाद क्रेडिट सेल्स हमारा डेटर में आएगा, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांच एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, ब्रांच एक्सपेंसेस पे हेड ऑफिस करेगा, ऊपर लिखा हुआ है। तो टू बैंक, ये किसका पैसा है, एक्सपेंसेस का। तो हम एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिख के 2,400 का हमने एक्सपेंसेस कर दिया। तो लेफ्ट साइड से ओपनिंग आ गया, डेटर्स आ गया, गुड्स एंड टू ब्रांच आ गया, कैश सेल्स आ गया, क्रेडिट सेल्स हमने डेटर में लिख दिया, ब्रांच एक्सपेंसेस भी हमने लिख दिया है, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर डेटर अकाउंट में चला गया। बैड डेट्स और डिस्काउंट भी डेटर में जा चुका है। रिटर्न बाय ब्रांच, तो ब्रांच जब रिटर्न करेगी तो हम लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रिटर्न। तो 1600 का ये रिटर्न हो गया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक लिख दो बाय ब्रांच स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जितने क्लोजिंग बैलेंस जो भी होंगे सब क्रेडिट में। उसके बाद बिल्डिंग है, तो ओपनिंग बिल्डिंग है तो डेबिट में आएगी पहले। तो टू ब्रांच बिल्डिंग, तो ब्रांच बिल्डिंग हमारे पास 4,800 है, और बाय ब्रांच बिल्डिंग क्योंकि फिक्स्ड असेट से खत्म नहीं होगा। तो 4800 में देखो 4800 में माइनस कर दीजिए आप डेप्रिसिएशन 10%, 480, तो आपके पास आ जाएगा 4320, 4320 का आपके पास बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके बाद क्या बचा, इसके बाद सारे एलिमेंट हम लिख चुके हैं। अब सारे एलिमेंट लिखने के बाद अब आपको पकड़ने हैं वो चार एलिमेंट जिसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो प्रॉफिट किस किस में जुड़ा हुआ है, सबसे पहले ब्रांच स्टॉक में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हमें सिंपल सी बात यह है कि यहां पर हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और इसमें से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और उस प्रॉफिट को इस तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि प्रॉफिट का इफेक्ट खत्म हो जाए। तो डेबिट वालों में जो प्रॉफिट ऐड है उसे आप लिख दो क्रेडिट में, और जो क्रेडिट एलिमेंट में जो प्रॉफिट इंक्लूड है उससे आप लिख दीजिए डेबिट में। तो प्रॉफिट एलिमेंट का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो ब्रांच स्टॉक ओपनिंग वाला 4,000 है, इसका प्रॉफिट हम लिखेंगे बाय साइड, तो उसको हम लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, और मैं ब्रैकेट में लिखता हूं ये कौन सा है, ओपनिंग वाला। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, गुड्स एंड टू ब्रांच। तो गुड्स एंड टू ब्रांच वाला भी जो प्रॉफिट है वो हम बाय में लिख देंगे, गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट, यानी हर एक के आगे क्या लगाना है, हमें एडजस्टमेंट अकाउंट लगा के चलना है। ठीक है, अभी हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद क्रेडिट में भी दो एलिमेंट है, एक तो गुड्स एंड टू ब्रांच यानी कि रिटर्न, और एक क्लोजिंग स्टॉक। तो इनका जो प्रॉफिट आएगा वो हम इसके क्रॉस साइड यानी कि डेबिट में लिखेंगे, टू ब्रांच स्टॉक, ये कौन सा, एडजस्टमेंट, ये कौन सा होगा, क्लोजिंग वाला, और टू ब्रांच गुड्स एंड टू ब्रांच, सॉरी गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, ये रिटर्न वाला होगा। अब इसका प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, तो वर्किंग नोट में काम करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पे प्रॉफिट
अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का जब हम निकालेंगे तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 4000 है, इनवॉइस प्राइस इनटू रेट, रेट कितना था 25% था, यस 25% डिवाइड बाय 100 प्लस 25 यानी कि 125, तो ये हो जाएगा अपना 800 रुपीज। तो ओपनिंग स्टॉक का तो हम लिख देंगे 800 रुपीज। गुड्स एंड टू ब्रांच का अगर हमें निकालना है, ठीक है, अगर इसी में हमें निकालना है गुड्स एंड टू ब्रांच का, इसका अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो गुड्स एंड टू ब्रांच हमारा 40,000 है, तो वही 40,000 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 25/125 का, या 1/5 भी कर सकता है, 25/125 1/5 भी होता है, 8,000 रुपीज हो जाएगा। तो गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगा 8,000 रुपीज। इसी तरीके से हमें और किसका निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक का अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है 8,000 रुपीज। इसको भी आपको 25/125 कर देना है, तो 1,600 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा इसका। तो ये 1,600 रुपए का प्रॉफिट जो है वो डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट बचा रिटर्न, रिटर्न हमने किया था 1,600 का, तो रिटर्न स्टॉक का जो प्रॉफिट हम निकालेंगे तो 1,600 रुपए का आप ले लीजिए 25/125, तो पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 320 रुपए, तो 320 रुपीज हम यहां लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद एक लाइन छोड़ देते हैं, टोटल लगाएंगे। टोटल लगाने के बाद आप देख सकते हो किस तरफ का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा रहेगा। क्रेडिट अगर आप ऐड करते हो ओवरऑल तो आपके पास टोटल आ जाएगा 1,06,720 रुपए का, और यही आपका डेबिट में आएगा 1,06,720। इनमें से पूरे डेबिट के एलिमेंट को आप लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा टू जनरल P&L अकाउंट, यानी कि जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो जनरल P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ चुका है 41,600। तो ये कंप्लीट स्टेप है आपका फोर्थ केस का, ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे नॉर्मली हम पोस्ट प्राइस वाला जो हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज वही बनाना है, लेकिन इसमें जिस जिस एलिमेंट में प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा उसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके हमें क्रॉस साइड लिखना होगा एडजस्टमेंट के साथ, दैट्स इट। तो यहां पर जो अपना फर्स्ट मेथड है, जो ब्रांच डेटर्स मेथड है, वो हमारा बिल्कुल खत्म होता है। ब्रांच डेटर्स मेथड में कुछ 3-4 पॉइंट और हैं छोटे छोटे, उसके बारे में बात करेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे ब्रांच अकाउंट में यानी कि फर्स्ट मेथड में ये आ जाए कि गुड्स इन ट्रांसिट, ठीक है, कभी कभी ये आ जाता है गुड्स इन ट्रांसिट, यानी कि हेड ऑफिस ने माल भेज दिया है ब्रांच को, लेकिन अभी तक ब्रांच को नहीं मिला है, वो ऑन द वे है, ट्रांजिट में ही है। तो हम क्या करेंगे, अब हेड ऑफिस ने माल भेजा है तो गुड्स सेंड टू ब्रांच तो हो गया, लेकिन ब्रांच को मिला ही नहीं है तो वो सेल नहीं हो सकता, तो वो क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, इट विल बी एडेड इन गुड्स सेंड टू ब्रांच। हम गुड्स सेंड टू ब्रांच में इसको ऐड कर देंगे डेबिट साइड में, और इसको क्रेडिट में अलग से शो करेंगे गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से ब्रांच अकाउंट। यानी मान ले हमारे क्वेश्चन में आ जाए कि गुड्स इन ट्रांजिट दिया हुआ है 3,000 का, तो वो 3,000 गुड्स सेंड टू ब्रांच में ऐड कर दो और क्रेडिट साइड दिखा दो बाय गुड्स इन ट्रांजिट 3,000 रुपीज। तो डेबिट में भी शो हो जाएगा क्योंकि वो सेंड हो चुका है, क्रेडिट में भी शो हो जाएगा क्योंकि अभी तक वो सेल नहीं हुआ है, एज क्लोजिंग स्टॉक की तरह हम ट्रीट कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स बाय ब्रांच। वैसे क्या होता है, जो भी ब्रांच की फिक्स्ड असेट्स होती है हेड ऑफिस परचेज करता है, और जब भी हेड ऑफिस परचेज करता है तो अभी हमने जो ऊपर ट्रीटमेंट देखा है बिल्कुल उसकी तरह होगा। यानी जैसे ये बिल्डिंग था तो बिल्डिंग किसने परचेज किया होगा, हेड ऑफिस ने परचेज किया होगा, तो हमने बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में दिखाया और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमने क्रेडिट में दिखा दिया। तो जब भी ब्रांच परचेज करेगा, हेड ऑफिस ने परचेज नहीं किया है, ब्रांच ने परचेज किया है, तो हम केवल क्लोजिंग बैलेंस ही शो करेंगे, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू ही शो करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब अब हेड ऑफिस ने परचेज नहीं किया है तो हेड ऑफिस के ओपनिंग बैलेंसेस में वो इंक्लूड होगा ही नहीं। ड्यूरिंग द ईयर अगर ब्रांच ने परचेज किया है तो फिर वो क्लोजिंग बैलेंस में इंक्लूड कर लिया जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर आ चुका है इफ एनी असेट्स बॉट बाय ब्रांच देन द ओनली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन विल बी शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट। थर्ड पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, अगर कोई स्टॉक चोरी हो जाता है, लॉस हो जाता है या उसका वेस्टेज हो जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसका कोई एंट्री नहीं करनी है आपको। देयर इज नो एंट्री फॉर सच लॉस बिकॉज द क्लोजिंग स्टॉक इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड बाय द वैल्यू ऑफ लॉस्ट एंड डिस्ट्रॉयड स्टॉक। क्योंकि क्या होता है, जब हम क्लोजिंग स्टॉक काउंट करते हैं तो फिजिकल काउंट करते हैं, और चोरी की हुआ माल या लॉस हुआ माल हम काउंट करेंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, वो क्लोजिंग स्टॉक में से रिड्यूस हो गया। इसलिए हम उसको अलग से कहीं पर भी एंट्री नहीं लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट में कहीं पर भी शो नहीं करेंगे। अगर कोई लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर होता है या वेस्टेज हो जाता है तो उसको कहीं पर भी नहीं लिखना। देन उसके बाद मेथड नंबर 2 की हम बात करेंगे। ये मेन मेथड है। मेन मेथड नंबर 2 स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अब ये क्यों काम में लेते हैं, हालांकि फर्स्ट मेथड में ही हमारा सारा काम हो गया, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का काम हमारा फर्स्ट मेथड में हो चुका है, लेकिन हम सेकंड मेथड क्यों काम में लेते हैं। व्हेन बिजनेस साइज इज वेरी वाइड, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है देन इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। फिर ब्रांच अकाउंट बनाना टफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप देखो जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस हैं आप ब्रांच अकाउंट में लिख रहे हैं, जो भी गुड्स सेंड हुआ, रिटर्न हुआ, ब्रांच में आ रहा है, कोई भी एक्सपेंडिचर है ब्रांच में आएगा, कैश सेल्स हुआ वो ब्रांच अकाउंट में आएगा। ठीक है, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो केवल एक सिंगल अकाउंट में आते हैं, ब्रांच अकाउंट में। तो अगर आपका बिजनेस साइज बहुत बड़ा है तो आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होंगे तो केवल एक ब्रांच अकाउंट में सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, और अगर आप लिख भी देंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी एरर होने की। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहां पर क्या किया, स्टॉक एंड डेटर मेथड में हर एक पर्पस के लिए अलग अकाउंट बना दिया, यानी ब्रांच अकाउंट को ही 4-5 पार्ट्स में क्या कर दिया, हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। यानी कि स्टॉक का एलिमेंट अलग लिखा जाएगा, उसमें अगर आपका डेटर्स का कोई एलिमेंट है तो वो अलग लिखा जाएगा, एक्सपेंडिचर का एलिमेंट है तो अलग से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से 4 to 5 हम क्या कर देंगे, इसके पार्ट कर देंगे और फिर उसके बाद हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। इसमें केवल 2 ही केस आएंगे। केस नंबर 1, when goods sent to branch at cost price, जब हम कॉस्ट प्राइस पर माल भेजेंगे ब्रांच को तो फिर हम कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे। The following accounts are prepared under this method। तो पहला जो अकाउंट बनाएंगे वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। अब ये नाम से पता है ब्रांच स्टॉक, तो स्टॉक से रिलेटेड जो कुछ भी हम करते हैं या जो कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा वो इसमें आएगा, स्टॉक से रिलेटेड ओनली, यानी कहीं ना कहीं स्टॉक होना चाहिए। तो 4 एलिमेंट तो होते ही हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेंड टू ब्रांच और रिटर्न बाय ब्रांच, ये तो होता ही होता है। इसके अलावा 2 एलिमेंट और जुड़ जाएंगे, क्रेडिट सेल्स, क्योंकि क्रेडिट सेल्स में भी स्टॉक होता है, और सेल्स रिटर्न। हालांकि क्रेडिट सेल्स और सेल्स रिटर्न अब तक जो है वो डेटर्स अकाउंट में आते थे, अभी भी डेटर्स अकाउंट में आएंगे, लेकिन वो स्टॉक में भी आएंगे क्योंकि उसमें स्टॉक इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल 6 एलिमेंट हो चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेंड, रिटर्न, क्रेडिट सेल्स और सेल्स रिटर्न। तो इन 6 एलिमेंट्स को अपने को कैसे लिखना है, अगर कोई भी स्टॉक ब्रांच में प्लस हो रहा है, यानी ब्रांच में प्लस हो रहा है तो आप डेबिट करोगे, यानी कि ब्रांच के पास जो ऑलरेडी स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, हमने जो माल ब्रांच को भेजा, गुड सेंड टू ब्रांच, वो, और सेल्स रिटर्न ब्रांच डेटर्स के नाम से, क्योंकि सेल्स रिटर्न से भी ब्रांच को स्टॉक मिलेगा, हम भेजेंगे तो भी मिलेगा, और जो ऑलरेडी उसके पास ओपनिंग स्टॉक है वो। तो जो भी ब्रांच के पास स्टॉक होगा या ब्रांच को स्टॉक मिलेगा कहीं से भी, तो वो हम डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, और ये सारा का सारा कॉस्ट प्राइस पे होगा। बाय में हम लिखेंगे जब हम ब्रांच से कोई माल बाहर जा रहा है, अगर कैश सेल्स हुआ तो जाएगा, क्रेडिट सेल्स हुआ तो भी जाएगा, अगर हेड ऑफिस को रिटर्न करेगा तो भी ब्रांच से माल जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट जो है वो हमारे डेबिट में लिख दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलेगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलेंगे, जिसको ब्रांच P&L के नाम से बंद किया जाएगा। क्रेडिट में आया तो लॉस होगा, डेबिट में आया तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट होगा ब्रांच P&L के नाम से। ये बनाने का लॉजिक है। ओपनिंग और जो भी ब्रांच के पास माल आएगा डेबिट में, क्लोजिंग और जो भी माल ब्रांच के यहां से जाएगा वो क्रेडिट में। एक तरीके से रियल अकाउंट है,
व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। गुड्स एंड टू ब्रांच, ये गुड्स एंड टू ब्रांच में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो आपको ब्रांच स्टॉक से मिल जाएगा। यानी जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो जो डेबिट वाला गुड्स एंड टू ब्रांच है ये क्रेडिट में शिफ्ट हो जाएगा, लेजर पोस्टिंग का रूल होता है। ठीक है, ब्रांच स्टॉक से टू गुड्स एंड टू ब्रांच करेंगे तो गुड्स एंड टू ब्रांच के बाय में चला जाएगा, और जो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न वाला है वो अपने डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपोजिट हो जाएगा, रिटर्न वाला डेबिट में आ जाएगा और सेंट वाला क्रेडिट में आ जाएगा। इसका बैलेंसिंग फिगर हम ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज अकाउंट से बंद कर देंगे। या तो ट्रेडिंग अकाउंट लिख दो या परचेज लिख दो, एक ही बात है, ट्रेडिंग या परचेज अकाउंट से इसको बंद कर देंगे, इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा। ब्रांच डेटर्स अकाउंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेबिट में केवल दो ही एलिमेंट आते हैं जिनसे हमारे डेटर्स इंक्रीज होते हैं, ओपनिंग डेटर्स और क्रेडिट सेल्स। इसके अलावा जो हमें डेटर से पैसा मिल जाता है या जो भी सेल्स रिटर्न होता है या जो भी डिस्काउंट, बैड डेट्स या अलाउंस होता है उसे अब हम ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से लिखेंगे, और इन सबसे हमारे डेटर कम हो जाते हैं। एंड में जो डेटर्स बचेंगे उसे हम बोल देंगे क्लोजिंग बैलेंस। फोर्थ हमारा अकाउंट बनेगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। अब ये नाम से पता है एक्सपेंडिचर, तो एक एक्सपेंसेस तो यहां आ चुका। अगर कोई डिस्काउंट, लॉस या कोई अलाउंस हम डेटर्स को देते हैं तो ये हमारे लिए लॉस ही है, तो हम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में शिफ्ट कर देंगे, इसको क्रॉस में शिफ्ट हो जाएगा टू ब्रांच डेटर्स के नाम से। और अगर हम जो भी कैश में पेमेंट करेंगे एक्सपेंडिचर का वो टू बैंक के नाम से आ जाएगा। ठीक है, और एक्सपेंसेस में कोई इनकम तो आएगी नहीं, तो केवल डेबिट में ही रिकॉर्ड होगा। बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो ब्रांच P&L में चला जाएगा। ठीक है, ये लॉस ही होगा। अब एंड में बनेगा ब्रांच P&L अकाउंट। इस ब्रांच P&L में तो ऊपर वाले चार अकाउंट में जहां जहां पर भी ब्रांच P&L वर्ड आया है उसको हमें क्रॉस शिफ्ट करना है। तो पहला जो नाम आया था वो ब्रांच स्टॉक में आया था, या तो टू ब्रांच P&L या बाय ब्रांच P&L, तो जो भी होगा उसके क्रॉस में आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो बाय में आ जाएगा, ग्रॉस लॉस हुआ तो टू में आ जाएगा। इसके बाद जो ब्रांच एक्सपेंसेस से जो बाय P&L का वैल्यू आएगा वो इसके डेबिट में शिफ्ट हो जाएगा, टू ब्रांच एक्सपेंसेस। बस केवल ये तीन एलिमेंट इसमें आएंगे, मतलब दो ही आएंगे, ब्रांच स्टॉक, ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट में से कोई एक निकलेगा और ब्रांच एक्सपेंसेस। बस इसके अलावा जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको जनरल P&L में डाल देंगे। बाय में आया P&L तो ये लॉस होगा, ये लॉस होगा, नेट लॉस, जिसको नेट लॉस बोल देंगे हम। और अगर डेबिट में आया तो इसे हम कह देंगे ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, इस तरीके से ये पांच अकाउंट हम बना के चलेंगे। एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपके सामने है, कमल एंड कंपनी पुष्कर सेंड गुड्स टू इट्स अजमेर ब्रांच एट कॉस्ट विच सेल्स ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश। उधार में भी माल बेचा जाएगा, कैश में भी माल बेचा जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ऑन स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। नाम बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड पूछा गया है। ओनली डेटर्स मेथड पूछा जाएगा, केवल ब्रांच अकाउंट बनेगा। स्टॉक एंड डेटर अकाउंट पूछा जाएगा, पांच अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो पांच अकाउंट का फॉर्मेट हमारा तैयार है नीचे। अब हम इसको एंट्री कैसे करेंगे वो देखना है हमें। देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन के एक बार एलिमेंट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले गुड्स एंड टू ब्रांच दिया हुआ है, ये दो जगह आएगा क्योंकि गुड्स है, स्टॉक है, तो ब्रांच स्टॉक में भी आएगा और गुड्स एंड टू ब्रांच में भी आएगा। ओपनिंग स्टॉक केवल स्टॉक में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी केवल ब्रांच स्टॉक में आता है। टोटल सेल्स एक तरीके से हम ब्रांच स्टॉक में तो लिखते हैं, लेकिन टोटल में से जो क्रेडिट सेल्स होगा वो डेटर में भी आता है। सेल्स एंड वेजेस और रेंट और रेट्स, ये दोनों क्या है, हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो दोनों एक्सपेंसेस अकाउंट में आएंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस में आएंगे। रिसिट फ्रॉम डेटर है, डेटर अकाउंट में आएगा। रिटर्न इनवर्ड अगर ओनली बोलेगा तो ये सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न दो जगह आएगा। अब पहले केवल एक ही जगह आता था डेटर अकाउंट में, अब डेटर अकाउंट के साथ साथ ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी आएगा। डिस्काउंट अलाउड डेटर में भी आएगा और ब्रांच एक्सपेंसेस में भी आएगा। ओपनिंग डेटर्स हमारे डेटर्स में आएंगे और कैश सेल्स हमारा ब्रांच स्टॉक में आता है। टोटल सेल्स में से अगर हम कैश सेल्स को हटा देंगे तो क्रेडिट सेल्स हमें रिसीव हो जाएगा। तो हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर क्रेडिट सेल्स नहीं गिवन है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रेडिट सेल्स हमारा हो जाएगा टोटल सेल्स 36,640 माइनस कैश सेल्स 12,000, तो 24,640 जो है वो हमारा क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अकाउंट की।
तो सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक, तो टू बैलेंस बीडी, ये बैलेंस बीडी हमारे पास आ गया 7240। क्लोजिंग स्टॉक बाय में आ जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख सकते हैं हम, बाय बैलेंस सीडी, ये आ गया अपना 9000। इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच है, ये डेबिट में आ जाएगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये आ गया अपना 34,400। सेल्स जो है वो हमारा बाय में आएगा, तो बाय बैंक में तो आएगा कैश सेल्स जो कि है 12,000, और बाय ब्रांच डेटर्स के नाम से लिखेंगे हम क्रेडिट सेल्स जो कि है 24,640। टोटल अगर हम देखेंगे 36,640 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक नहीं 24,640 ही आएगा, 24 और 12 36 हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, 24,640 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जो अपने पास दिया हुआ है टोटल सेल्स में से हमने दोनों सेल्स लिखी दिए, सैलरी रेंट यहाँ पे आएगा नहीं, डेटर्स यहाँ पे आएगा नहीं। सेल्स रिटर्न हमारा इस बार डेबिट में आएगा क्योंकि इससे ब्रांच डेटर्स, इससे ब्रांच को माल वापस मिलेगा, तो ये रिटर्न इनवर्ड है, ये रिटर्न इनवर्ड है जो कि कितने का हो जाएगा 400 रुपए का। उसके बाद ओपनिंग डेटर्स यहाँ पे आएगा नहीं, कैश सेल्स आ ही चुका है, क्रेडिट सेल्स आ ही चुका है। तो एक तरीके से जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर हम देख सकते हैं इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा। तो आप डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल देख सकते हो। डेबिट और क्रेडिट के टोटल में क्रेडिट वाला टोटल ज्यादा है क्योंकि 12, 24, 36, 640 और 9 यानी 45,640 का टोटल आ रहा है। ये टोटल हटा देते हैं, 45,640 का टोटल आ रहा है। ये डेबिट में भी यही आएगा 45,640, और इसमें टू ब्रांच P&L जिसको क्या बोलते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट, वो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 3,600। 45,640 में तीनों एलिमेंट को आप लेस कर दोगे तो 3,600 का आपका ब्रांच P&L आ जाएगा। उसके बाद गुड्स एंड टू ब्रांच में कुछ भी नहीं है। गुड्स एंड टू ब्रांच जो अब ऊपर आया है ब्रांच स्टॉक में, डेबिट वाला क्रेडिट में शिफ्ट कर दो, क्रेडिट वाला डेबिट में हम शिफ्ट कर देंगे। तो क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो केवल जो डेबिट वाला है उसको क्रेडिट में शिफ्ट कर देंगे हम। बाय ब्रांच स्टॉक से आ रहा है तो ब्रांच स्टॉक के नाम से लिख देंगे। ये सेंट है जो कि 34,400 है। रिटर्न कुछ हुआ नहीं है इसलिए हम इसको टू ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे 34,400। टोटल लगाना चाहो लगा दीजिए 34,400, 34,400। उसके बाद तीसरा अकाउंट हमारा डेटर्स का अकाउंट है। डेटर अकाउंट जैसे अभी तक हम बनाते आए हैं बिल्कुल वो का वो बनेगा डेटर अकाउंट। ठीक है, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। डेटर अकाउंट हमें दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर्स हमें दिए हुए हैं 13,000 रुपए के। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट सेल्स आ जाएगी डेबिट में। डेबिट में केवल दो ही चीज है, तो टू ब्रांच स्टॉक के नाम से लिखेंगे क्योंकि हमने ब्रांच स्टॉक में भी क्रेडिट सेल्स लिखा है, तो 24,640 आ जाएगा। उसके बाद डेटर से हमें क्या क्या मिला देखते हैं स्टार्टिंग से। गुड्स एंड टू ब्रांच स्टॉक हटा दो, टोटल सेल्स रिटर्न आएगा नहीं। रिसिट फ्रॉम डेटर्स तो बाय बैंक, बाय बैंक हमें 29,000 रिसीव हो गया। ठीक है, उसके बाद रिटर्न सेल्स रिटर्न तो बाय ब्रांच स्टॉक, ये क्या है हमारा रिटर्न इनवर्ड,
ये है हमारा 400 का। उसके बाद बाय डिस्काउंट, तो इस बार डिस्काउंट को डिस्काउंट के नाम से ना लिख के ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से लिखेंगे, क्योंकि लॉस है तो लॉस भी सारे एक्सपेंसेस में ही जाएंगे। 540 का। ओपनिंग डेट रह गया, क्रेडिट सेल्स आ चुका है, तो केवल 3 एलिमेंट इसके थे। बाकी का जो बचेगा टोटल से वो अपना क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो 24,640 प्लस 13,000 हो जाएगा 37,640, और 37,640 में से आप तीनों टोटल लेस कर दीजिए, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपके पास 7,700। इसके बाद सेकंड लास्ट अकाउंट है आपके पास ब्रांच एक्सपेंसेस। इस ब्रांच एक्सपेंसेस में पहले तो आप ब्रांच डेटर्स से ले आइए जो भी टोटल आया, तो ब्रांच डेटर से टोटल हमारे पास आया है 540 का, तो क्रॉस में शिफ्ट हो जाएगा। और उसके अलावा जो भी हमने टू बैंक, यानी कि जो भी हमने सैलरी, वेजेस और जो भी हमने रेंट और रेट्स जो भी हमने पे किए हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे टोटल में। तो टोटल हो गया अपना 3,000 का तो सैलरी है, और रेट्स एंड टैक्सेस हमारे पास दिए हुए हैं 2450, तो टोटल हो गया 5,450। ठीक है, इसके क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा, तो टोटल लग जाएगा अपना 5,990, और ये 5,990 ब्रांच पी एंड एल में शिफ्ट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट। इसके बाद जो ब्रांच पी एंड एल अकाउंट है ये भी लेजर पोस्टिंग के वे में ही हमें बनाना है। तो ब्रांच पी एंड एल स्टार्टिंग अकाउंट से हम देख लेते हैं कहां कहां से पी एंड एल आएगा। तो पहले अकाउंट में अगर हम देखें तो ब्रांच पी एंड एल देखो डेबिट में आया है 3600 रुपए का, तो यहां पर आप क्रेडिट में शिफ्ट कर दो क्योंकि ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट से आया है, तो डेबिट वाला क्रेडिट में शिफ्ट कर दो बाय ब्रांच स्टॉक 3,600। उसके बाद सेकंड अकाउंट में ब्रांच पी एंड एल नहीं होगा, ब्रांच डेटर्स में भी नहीं होगा, ब्रांच एक्सपेंसेस में बाय ब्रांच पी एंड एल है 5,990, तो ये 2 में आएगा, क्रेडिट वाला डेबिट में शिफ्ट हो जाएगा टू ब्रांच एक्सपेंसेस 5,990। ठीक है, बस ये 2 अकाउंट हम यहाँ पे शिफ्ट करने हैं। तो आप देख सकते हो जो 3,600 था वो हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, और 5,990 हमारा एक्सपेंडिचर है, तो ऑब्वियस बात है हमें लॉस हुआ है, नेट लॉस, जो जनरल पी एंड एल में शिफ्ट होगा बाय साइड। क्या हो गया ये हमारा नेट लॉस। ठीक है, तो 5,990 में से 3,600 हम लेस कर देंगे, तो अपने पास इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा करीब करीब 2,390 रुपीज। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टेप है अपना स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का।